हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक स्ट्रेंज इवेंट पढ़ेंगे जिसमें हम उन घटनाओं का अध्ययन करेंगे कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान एक भारतीय ने शिक्षा की व्यवस्था का जिम्मा कैसे उठाया। आखिर ये संभव हो कैसे पाया। तो इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हम चलते हैं थोड़ा सा इतिहास की यात्रा की ओर। आप स्लाइड में एक मैप देख पा रहे हैं और मैप में ब्लू कलर इंडिकेट कर रहा है कांग्रेस को। देख के आपको बड़ी हैरानी होगी कि यहाँ पे ज़्यादातर दो ही कलर दिखाए गए हैं। एक लाइट ब्राउन कलर जो इंडिकेट करता है प्रिंसली स्टेट को, यानी कि देसी रियासतों को। देसी रियासतें कैसे थी और उसका भारत में विलय कैसे हुआ, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरी वीडियो ओपन करके देख सकते हैं कि देसी रियासतें क्या थी और भारत में विलीन कैसे हुई। आज हम पर्टिकुलर आपको देसी रियासतों का जिक्र इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि देसी रियासतें भारत का या ब्रिटिश सरकार का हिस्सा नहीं थी। तो हमें बड़ी हैरानी होगी ये सुनकर कि हमें पढ़ाया जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने पूरे भारत को अपने अंडर कर लिया था, लेकिन आप मैप के थ्रू समझ ही पा रहे हैं कि वास्तव में पूरा भारत ब्रिटिश के अंडर नहीं था। इसमें जो ब्लू एरिया है वो एरिया ब्रिटिश सरकार के अंडर था। अब जब हम हिस्टोरिक ट्रैवलर बने ही हुए हैं तो ये भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि उस टाइम पे 1935 का एक एक्ट पारित हुआ था और उस एक्ट में मेन पॉइंट क्या था कि इंडियन प्रोविंशियल में अब इंडियन लोग पार्टिसिपेट कर सकेंगे, यानी कि प्रांतीय चुनाव हो सकेंगे और भारतीय उसमें हिस्सा ले सकेंगे। तो 37 में उस एक्ट के तहत चुनाव हुए और उन चुनाव में टोटल उस समय 11 प्रोविंशियल थी, अर्थात 11 प्रांत थे, जिसमें से 6 में कांग्रेस का मंत्रिमंडल था। यानी कि 6 प्रोविंशियल जो हैं वो कांग्रेस ने जीत लिए। अब प्रोविंशियल कैबिनेट के पास अपनी पावर थी, जैसे आज स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है कि वो स्टेट की जो सूची है उसमें वो लॉ बना सकती है। तो उस समय भी एक पावर दी गई थी 35 के एक्ट के तहत कि जो प्रोविंशियल हैं उनकी प्रॉब्लम्स या उनकी जो भी मुख्य बातें हैं उन पे वो अपने लॉ बना सकती है। तो उस समय अब जब कैबिनेट मिनिस्टर को एक तरह से अथॉरिटी मिल गई कि वो लॉ बना सकते हैं या अपना पक्ष रख सकते हैं, तो भारत के भी जो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव थे यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने एजुकेशन के मुद्दे पर भी लॉ बनाना उचित समझा या अपनी राय रखना उचित समझा। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने एक और ब्रिटिश सरकार के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी या आयोग बनाया गया था बिल्कुल एग्जैक्ट उसी टाइम में। आप उस कैबिनेट का मुझे कमेंट सेक्शन में नाम बताएं कि वो कौन सी थी जो इसके सिमिलर थी, यानी कि 36 और 37 के टाइम में ही। तो जब कैबिनेट मिनिस्टर को लॉ बनाने की अथॉरिटी मिल गई तो उन्होंने एजुकेशन पे लॉ बनाने का प्रोसेस या जिम्मा उठा लिया। और उस समय एक बहुत पॉपुलर लीडर थे, मुझे कमेंट सेक्शन में नाम बताइए उनका। अरे चलो फिर भी मैं बता ही देती हूँ, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बहुत पॉपुलर लीडर थे। उनकी एक मैगज़ीन आती थी हरिजन, और वो हरिजन में अपने आर्टिकल लिखते थे, लोगों को बहुत पसंद आते थे। एजुकेशन को लेके भी अपने आर्टिकल वो लिखते थे। तो कैबिनेट मिनिस्टर भी गांधी जी की उसी एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करना चाहते थे। तो एक बार हरिजन मैगजीन में गांधी जी ने अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे यानी कि 2 अक्टूबर को एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि हम एजुकेशन के मसौदे पर कुछ चर्चा करना चाहते हैं और एक मीटिंग बुलाना चाहते हैं। और वो मीटिंग का टाइम पीरियड उन्होंने रखा 22 से 23 अक्टूबर 1936 और एक जगह डिसाइड की वर्धा। तो निर्धारित तिथि के अनुसार जो भी कैबिनेट मिनिस्टर थे, एजुकेशनिस्ट थे या बड़े बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, वो निर्धारित समय पे उस जगह पे एजुकेशन को एक नेशनल इशू के रूप में वार्तालाप करने के लिए या बातचीत करने के लिए पहुँचे। तो उस मीटिंग में एजुकेशन को लेके जो रिकमेंडेशन दी गई उसी का नाम है वृद्धा शिक्षा योजना।